सलाम गाइस, आज हम फाइलम मोलस्का की टेक्सोनॉमी यानी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन टेबल को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में आपको मोलस्का की 8 मेन सब क्लासेस या क्लेड्स नजर आ रहे हैं। हमने सेफलापोडा की बात की। सेफला कहते हैं हेड को, पोडा कहते हैं फीट को, और इन दो लफ्ज को मिला के इस क्लास का नाम बना है स्कैफोपोडा। स्कैफो का लफ्ज निकला है बोट से यानी कश्ती, तो इनकी जो बॉडी है या इनका जो फुट है वो बोट लाइक होता है, इस वजह से इन्हें स्कैफोपोडा कहते हैं। बायवाल्विया, बाय का लफ्ज टू से निकला है, इनके अंदर टू शेल्स आपस में क्लोज होती हैं, इस वजह से इन्हें बायवाल्व्स कहते हैं। मोनोप्लेकोफोरा, मोनो का लफ्ज वन से निकला है, प्लेको प्लेट को कहते हैं, इनके अंदर एक प्लेट लाइक शेल होती है, तो ये मोनोप्लेकोफोरा है। पोलीप्लेकोफोरा, जाहिर सी बात है कि इनके अंदर मल्टीपल शेल्स होती हैं, तो ये पोलीप्लेकोफोरा कहलाते हैं। सोलिनोगैस्टर्स, सोलिनो पाइप को कहते हैं, गैस्टर्स स्टमक को कहते हैं, इनका एक पाइप लाइक स्टमक होता है जिसकी वजह से ये सोलिनोगैस्टर्स कहलाते हैं। कॉर्डोफोविएट्स, कॉर्डो टेल को कहते हैं एंड फोविएट पिट लाइक, इनकी जो टेल है वो निहायत पतली है, और ये दोनों क्लासेस जो हैं ये वर्म लाइक हैं, तो इसको वजह से इसे कॉर्डोफोविएट कहते हैं। हम जिस क्लास पे आज फोकस करेंगे वो है क्लास गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रो कहते हैं स्टमक को, पोडा फीट को कहते हैं, इनका स्टमक इनकी फुट में होता है, इस वजह से इन्हें गैस्ट्रोपोड्स कहते हैं। हम आगे क्लास गैस्ट्रोपोडा पे इनके इंट्रोडक्शन में वो कहता है कि ये सबसे डाइवर्स क्लास है मोलस्क की, जिसके अंदर 35,000 लिविंग स्पीशीज हैं। इन स्पीशीज में मैरीन यानी कि ओशन के अंदर वाली भी हैं, फ्रेश वाटर रिवर्स के अंदर रहने वाली भी हैं, टेरेस्ट्रियल यानी कि अगर आपने अपने गार्डन में स्नेल्स को देखा हुआ है, स्लग्स को देखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि ये काफी डाइवर्स क्लास। और वो आगे यही बात कर रहा है, वो कहता है हीलिक्स प्रोमेशिया जो है फ्रांस के अंदर लोग उस स्नेल को रेस्टोरेंट्स के अंदर खाते हैं। हम तो स्नेल्स नहीं खाते, लेकिन हमारा उनसे इनकाउंटर होता रहता है। अब इस क्लास का सबसे अहम फिनोमिना यानी कि टॉर्शन। टॉर्शन क्या होता है? टॉर्शन की वो डेफिनेशन देता है, टॉर्शन इज अ 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग ऑफ द विसरल मास, मेंटल एंड मेंटल कैविटी। यानी कि क्लॉकवाइज अगर ये डायरेक्शन है तो काउंटर क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है, यानी इस डायरेक्शन में बिल्कुल आगे से वो पीछे की तरफ मुड़ जाती है उसकी पूरी बॉडी, विसरल मास, उसकी मेंटल एंड मेंटल कैविटी। उसने इन तीनों को अलग से क्यों बयान किया है कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं। टॉर्शन को समझने के लिए उसने आपको ये डायग्राम प्रोवाइड की है। हम इससे एक बेहतर डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि सबसे टॉर्शन के अंदर होता ही है कि उसकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स यानी उसका जो एनस है और उसकी जो गिल्स हैं वो रोटेट करके उसके हेड के ऊपर आ जाती हैं, यानी कि उसका जहां माउथ है उसी के पीछे ऊपर उसका हेड आ जाता है, उसका एनस आ जाता है। अगर आप नीचे वाली डायग्राम देखें तो ये उसका एनस है, ये अपनी राइट साइड ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है। ये जो दो लोब्स आपको नजर आ रहे हैं ये इसकी लार्वल स्टेज है वेलिजर लार्वा के अंदर। उस लार्वा में उसका एनस और उसका सारा विसरल मास रोटेट करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है और उसके हेड के ऊपर आ जाता है। एनस के साथ गिल्स और उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और उसके सारे ऑर्गन ट्विस्ट कर जाते हैं। अब चूंकि उसका विसरल मास ट्विस्ट हो गया है तो जो राइट साइड की गिल्स थी या जो राइट साइड की किडनीज थी वो लेफ्ट साइड पे आ गई हैं। उसका जो हार्ट था वो भी राइट साइड पे था, वो भी ट्विस्ट होके लेफ्ट साइड पे आ गया। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप ये डायग्राम मजीद अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम वापस आते हैं कि टॉर्शन होती क्यों है। वो कहता है कि फर्स्ट विदाउट टॉर्शन विड्रॉल इनटू द शेल वुड प्रोसीड विद द फुट एंटरिंग फर्स्ट। ये है कि अगर कोई प्रेडेटर आ रहा है तो गैस्ट्रोपोड जो है वो सबसे पहले अपना फुट अंदर की तरफ लेके जाएगा। यानी कि अगर आप इस सिचुएशन में देखें कि ये एक गैस्ट्रोपोड है और इसे कोई खाने के लिए आ जाता है, कोई शिकार करने आ जाता है, तो यहाँ स्पेस ज़्यादा है, मेंटल कैविटी इस तरफ है, तो वो यहाँ से जल्दी जल्दी अपना फुट अंदर करेगा और उसका जो हेड है वो ज़्यादा सेंसिटिव है और वो डैमेज हो सकता है, उसे शिकार आसानी से किया जा सकता है। जब वो टॉर्शन से गुजर जाता है तो मेंटल कैविटी उसके हेड की तरफ आ गई। अब जब कोई प्रेडेटर आएगा तो वो फौरन से अपना हेड तो पहले अंदर छुपा लेगा, फिर आसानी से वो अपना फुट भी ले जा सकता है।
और जब हेड और फुट दोनों अंदर चले जाते हैं तो बाहर एक ओपर्क्यूलर स्ट्रक्चर रह जाता है। ओपर्क्यूलम एक पर्दे को कहते हैं, कि बैरियर को कहते हैं। वो बैरियर आगे से शेल का मुंह बंद कर देता है, तो प्रेडेटर बिल्कुल उसे खा ही नहीं सकता क्योंकि ये शेल के अंदर कैद हो जाता है। दूसरा एडवांटेज वो बताता है कि कॉइलिंग या टॉर्शन से हमें ये फ़ायदा होता है कि सामने से जो साफ पानी आ रहा होता है, क्लीन वाटर की उसने बात की है, वो गिल्स को मिलता है, बजाय इसके कि जब गिल्स पोस्टीरियर साइड पे थी। यहाँ पे देखें कि अगर ये स्नेल आगे की तरफ जा रहा है और आगे से पानी आ रहा है उसकी तरफ, तो वो पानी यहाँ से तो नहीं जाएगा ना, वो उसकी फुट रीजन से जाएगा। पीछे से जब वो मडला हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, फिर वो उसकी मेंटल कैविटी के अंदर जाएगा जहाँ उसकी गिल्स हैं। लेकिन अगर मेंटल कैविटी ट्विस्ट करके उसके हेड के ऊपर आ जाती है, फिर सामने से जो साफ पानी आ रहा है वो डायरेक्ट उसकी गिल्स में जाएगा, बजाय इसके कि वो पहले गदला और पीछे से जाए, वो डायरेक्ट उसकी गिल्स के पास जा सकता है क्योंकि पानी के अंदर से फिर उसने ऑक्सीजन लेना है। थर्ड एडवांटेज उसने बताया है कि टॉर्शन की वजह से जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो हेड की तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और उस तरफ कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं जिस तरफ स्नेल ने मुड़ना है। उससे पहले मेंटल कैविटी के अंदर अगर कोई सेंसरी स्ट्रक्चर है, कोई कीमो सेंसरी या फोटो सेंसरी स्ट्रक्चर है, तो वो टेल वाली साइड पे है, लेकिन जब टॉर्शन हो जाती है तो वो हेड पे आ जाता है और वो हेड्स के जरिए मूव करता है, उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। एक मसले की बात उसने कही है कि टॉर्शन के बाद एनस और नेफ्रीडिया जो हैं, यानी उसके जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, वो उसके हेड के ऊपर वहीं पे रिलीज हो रहे होते हैं जहां से उसने अपनी गिल्स के अंदर पानी लेना होता है। तो इसके जरिए मसाइल खड़े हो सकते हैं जिन्हें वो फाउलिंग प्रॉब्लम्स कहता है, कि उसकी गिल्स के अंदर वही एक्सक्रीशन जो उसके हेड के ऊपर से रिलीज हो रही है वही उसके माउथ में भी जा सकती है क्योंकि उसका एनस उसके माउथ के ऊपर है, और वही उसकी गिल्स के अंदर भी जाके गिल्स को बंद कर सकती है। तो इस चीज से बचने के लिए कुछ गैस्ट्रोपोड्स ने तो पूरी मजीद टॉर्शन कर ली, कि टॉर्शन एक तरफ तो की लेकिन उसके बाद डी टॉर्शन में चले गए कि वो दोबारा से रोटेट होके तो अपनी पहले वाली हालत में आ गए। और कुछ ने ऐसे किया कि बजाय इसके कि वो अपने वेस्ट को डायरेक्ट मेंटल कैविटी के अंदर सिक्रीट करें, उन्होंने कुछ ओपनिंग्स या नॉचेस इवॉल्व कर लिए, कुछ सुराख ऐसे पैदा कर लिए अपनी मेंटल के अंदर जहां पे वो अपने वेस्ट सिक्रीट कर सकते थे पोस्टीरियर टू द हेड, हेड के पीछे, क्योंकि हेड के अंदर तो अब गिल्स आ। अब हम आ जाते हैं शेल कॉइलिंग पे। शेल कॉइलिंग को समझने के लिए हम एक डायग्राम देखते हैं। वो कहता है कि द अर्लीस्ट फॉसिल गैस्ट्रोपोड्स हैड अ शेल दैट वाज कॉइल्ड इन वन प्लेन, कि उनकी जो शेल होती थी वो प्लेनो स्पाइरल होती थी, एक ही प्लेन के अंदर बिल्कुल सिमेट्रिकल होती थी। लेकिन इससे ये मसला था कि वो बैलेंस नहीं कर पाते थे क्योंकि सारा शेल का वजन उनकी बॉडी के ऊपर आ जाता। मॉडर्न स्नेल्स ने इस प्रॉब्लम से बचने के लिए एसिमेट्रिकल शेल इवॉल्व की। एसिमेट्रिकल शेल में क्या हुआ कि उसकी जो कॉइल्स थी वो एक तरफ टिल्ट होती गई और वो बिल्कुल एक साइड की तरफ चली गई, कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो शिफ्ट हो गई राइट साइड के ऊपर। इससे क्या हुआ कि राइट साइड पे जो गिल थी और जो एट्रियम था और जो किडनी थी, वो यानी कि राइट साइड वाले जो ऑर्गन्स थे वो सप्रेस हो गए। किडनी पेयर में होती हैं, हार्ट के भी दो एट्रिया होते हैं और गिल्स भी पेयर्स में होती हैं। तो ये ऑर्गन लेफ्ट साइड पे तो अब बचे हैं, लेकिन राइट साइड पे क्योंकि उसकी शेल टिल्ट कर गई है, उसका वजन उस तरफ चला गया है, तो वो रिप्रेस होके ख़त्म हो गए। लोकोमोशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो जो स्मॉलर गैस्ट्रोपॉड्स हैं वो सीलिया का इस्तेमाल करते हैं, जो लार्जर गैस्ट्रोपॉड्स हैं वो मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनका जो फुट है वो मस्क्यूलर है, उसमें मसल्स हैं जो उन्हें मूव करने में हेल्प करती हैं। फीडिंग एंड डाइजेशन की हम बात करें, वो कहता है गैस्ट्रोपॉड्स हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं जो एल्गी या फिर कुछ और ऑर्गेनिजम्स खा लें प्लांट बेस्ड, और कुछ जो होते हैं वो कार्निवोर्स भी हो सकते हैं जो एनिमल्स या पैरासाइट्स या प्रेडेटर्स के तौर पे एक्ट करते हैं। उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो सबसे मशहूर चीज़ है या अहम चीज़ है वो उनका रेडियोला स्ट्रक्चर है। और रेडियोला स्ट्रक्चर जो होता है उससे अगर उसने प्रे को स्क्रैप करना है तो वो उसे बाहर की तरफ एक्सटेंड करेगा। इस एक्सटेंड करने के लिए उसे एक प्रोबोस्किस चाहिए। प्रोबोस्किस माउथ के अंदर से वो चीज़ है जो बाहर की तरफ आ सके, तो प्रोबोस्किस एक्सटेंसिबल ऑर्गन है। फिर वो कहता है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिलिएटेड है, यानी कि उसके अंदर सीलिया हैं, उसके अंदर एक प्रोटोस्टाइल है। प्रोटोस्टाइल क्या होता है? जब वो फूड इनटेक करता है अपने माउथ के जरिए तो उसके स्टमक के अंदर
एक म्यूकस का स्ट्रक्चर होता है जिसे उसने म्यूकाइड मैस कहा है, जिसे हम प्रोटोस्टाइल कहते हैं। फूड आके इसके साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि ये वाटर के अंदर मेरीन एनिमल्स भी हैं, तो जब ये इनटेक करते हैं फूड तो वो काफ़ी माइक्रोस्कोपिक होता है और उसके साथ ओशन वाटर भी आ जाता है। तो प्रोटोस्टाइल ये फायदा देता है कि जो फूड पार्टिकल्स हैं वो उसके स्टमक के अंदर उसके साथ स्टिक हो जाए। फिर एक डाइजेस्टिव ग्लैंड उसके स्टमक के अंदर होता है, वो एंजाइम सीक्रेट करता है। उन एंजाइम से प्रोटोस्टाइल के ऊपर जो फूड पार्टिकल स्टिक हुए होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। अदर मेंटेनेंस फंक्शंस, गैसियस एक्सचेंज उनका मेंटल कैविटी के जरिए होता है। जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स थे उनकी 2 गिल्स थी, मैंने आपको बताया कि टॉर्शन और शेल कॉइलिंग की वजह से राइट साइड पे उनके ऑर्गन्स स्प्रेस हो गए। कुछ गैस्ट्रोपोड्स के अंदर साइफन होता है। साइफन वो ओपनिंग होती है जहां से उनकी बॉडी के अंदर पानी जाता है। आगे हम ये सेफलोपोड्स में अच्छे से देखेंगे। उसके अलावा जो लैंड स्नेल्स हैं उन्हें तो गिल्स की ज़रूरत है नहीं, तो उनको हम पुल्मोनेट स्नेल कहते हैं। पुल्मोनरी आपने लफ्ज़ सुना होगा, लंग्स के जरिए निकला है। वो गैसियस एक्सचेंज के लिए अपनी वेस्क्यूलर मेंटल इस्तेमाल करते हैं, यानी वो डायरेक्ट मेंटल के जरिए गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमने फिर पढ़ा हुआ है, इसके अंदर कैपिलरीज नहीं होती, ब्लड जो है वो डायरेक्टली टिश्यू स्पेसेस के अंदर चला जाता है। उसके अलावा इनके अंदर हाइड्रोलिक स्केलेटन है। इससे पहले जो आपने स्केलेटन पढ़ा था वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन था। हाइड्रो पानी से निकला है, स्टैटिक मतलब वो एक कैविटी के अंदर क्लोज होता है। हाइड्रोलिक स्केलेटन इससे मुख्तलिफ यूं है कि इसके अंदर ब्लड जो होता है वो एक कैविटी के अंदर क्लोज नहीं होता, वो पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है। उसके फैलने से एनिमल मूव करता है। उसका वो जहां फैलता है वहां पे प्रेशर क्रिएट होता है। उसकी फुट के अंदर वो फैलेगा तो फुट के अंदर होगा, उसके टेंटिकल के अंदर फैलेगा तो टेंटिकल के अंदर होगा। यहाँ पे उसने सेंसिटिव टेंटिकल्स की बात कर भी दी है और ये मैंने आपको बता दिया है। नर्वस सिस्टम में इनके 6 गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया क्या चीज़ है? गैंग्लिया आर क्लस्टर्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो हैं उनके सेंसरी सिस्टम के अंदर वो जब ज्वाइन हो जाते हैं तो गैंग्लिया एक ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। इनके अंदर 6 गैंग्लिया है, या आप यूं कह लें कि 6 छोटे छोटे दिमाग हैं। जो टॉर्शन है उसकी वजह से इनकी जो नर्व्स हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर ये ऐसे इवॉल्व हुए कि इनकी नर्व्स दोबारा से अनट्विस्ट हो जाएं, ये डीटॉर्शन हो जाए उन नर्व्स की। गैस्ट्रोपोड्स के सेंसरी स्ट्रक्चर्स में फोटो रिसेप्टर्स आ जाते हैं जो उनकी टेंटिकल्स के ऊपर होंगे, यानी आई लाइक स्ट्रक्चर। उनमें लेंस या कॉर्निया भी हो सकता है। स्टेटोसिस इनके जियो रिसेप्टर्स हैं जो इनको ग्रेविटी की सेंस देते हैं। ऑस्फोरिडिया इनके कीमो रिसेप्टर्स हैं और ये एंटीरियर ऑफ मेंटल कैविटी में होते हैं जो केमिकल्स डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि ओशन के अंदर कोई स्नेल है तो उसे तो नहीं पता मैंने कहाँ जाना है इतने बड़े ओशन में, तो ऑस्फोरिडिया केमिकल्स डिटेक्ट करते हैं कि उसे किस तरफ जाना चाहिए। फिर वो बात करता है कि जो प्रिमिटिव गैस्ट्रोपोड्स थे एंसेस्ट्रल, उनमें 2 नेफ्रीडिया थे। टॉर्शन की वजह से नेफ्रीडिया उनकी किडनीज लाइक ऑर्गन्स हैं और टॉर्शन की वजह से अब सिर्फ एक रह गया है जो कि लेफ्ट साइड पे है। इनको समझने के लिए हम डायग्राम देखते हैं। ये इनका नेफ्रीडिया है और ये इनके सिलोम के साथ या पेरिकार्डियल कैविटी के साथ अटैच होता है। ब्लड से जो आयंस वगैरह फिल्टर आउट होते हैं वो इस नेफ्रीडियम में जाते हैं, जिस तरह ह्यूमंस में वो किडनीज के अंदर जाते हैं, और ये उन्हें रीअब्जॉर्ब कर लेता है। रीअब्जॉर्ब करने के बाद जो वेस्ट हैं वो मेंटल कैविटी के अंदर सिक्रीट कर देता है, एक्सक्रीट कर देता है, और वहाँ से अगर मैरीन स्नेल है तो वो पानी के साथ बह जाएंगे। लैंड स्नेल्स में क्योंकि पानी की वाफर मिकदार नहीं है तो वो मेंटल कैविटी में एक्सक्रीट करने की बजाय डायरेक्ट मेंटल के अंदर एक पोर के जरिए एक्सक्रीट कर देता है। इसी तरह एक्वेटिक गैस्ट्रोपोड्स अमोनिया सिक्रीट करते हैं और लैंड गैस्ट्रोपोड्स जो हैं वो उसे कन्वर्ट कर देते हैं लेस टॉक्सिक यूरिक एसिड में, क्योंकि उसके लिए कम पानी दरकार होता है। रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, वो कहता है मेरीन स्नेल्स डायोइशियस भी होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल सेपरेट होंगे, लेकिन मैनी अदर्स आर मोनोइशियस। अक्सर इनमें मोनोइशियस होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स सेम में होते हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल कि दोनों बैक वक्त एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे। एक अपने स्पर्म दूसरे के एग को देगा और उसके स्पर्म इसके एग में आ जाएंगे। म्यूचुअल स्पर्म ट्रांसफर इसी को कहते हैं। एक स्नेल मेल की तरह एक्ट कर सकता है और दूसरा फीमेल की तरह, क्योंकि इनमें कैपेसिटी दोनों की होती है। A penis has evolved from the fold of body wall and portions of the female reproductive tract have become glandular and secrete mucus, a protective jelly or a capsule around the fertilized egg, ताकि उसकी प्रोटेक्शन हो सके। Snails are protandric। Protandric का मतलब है कि उनमें मेल ऑर्गन पहले डेवलप हो जाता है, फीमेल बाद में, ताकि एक में अगर मेल डेवलप है दूसरे में भी फीमेल डेवलप है तो वो मेल बन के फीमेल को फर्टिलाइज कर दे,
दूसरा भी अगर मेल में है तो वो पहले वाला अगर फीमेल की स्टेज पे है तो वो इसे फर्टिलाइज कर दे, क्योंकि दोनों अगर मेल की स्टेज में है तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकेगी। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल भी है, इंटरनल भी है। इंटरनल हो के भी एग्स बाहर की तरफ चले जाते हैं और उन्हें स्ट्रिंग्स और मास्क के अंदर डिपॉजिट कर दिया जाता है। मैंने बताया था इनके अंदर दो तरह के लार्वा होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा इस वजह से होता है क्योंकि ये लोफोट्रोकोजोआ क्लेट के अंदर है। उसके बाद एक सेकंड लार्वा होता है जिसे हम वेलिजर लार्वा कहते हैं। कुछ बार ट्रोकोफोर लार्वा बिल्कुल सप्रेस हो जाता है और सिर्फ वेलिजर लार्वा ही रह जाता है कुछ स्पीशीज के अंदर। फिर आ जाती है गैस्ट्रोपोड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के अंदर इनकी 3 सब क्लासेस हैं, प्रोसोब्रांचिया, ओपेस्थोब्रांचिया एंड पुल्मोनेटा, जिसे हम न्यूडी ब्रांच भी कह सकते हैं। आपको इन तीनों के नाम याद होने चाहिए। पुल्मोनेट्स को पुल्मोनेट इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनमें लंग्स होती हैं, इनमें टेरेस्ट्रियल स्नेल्स आ जाते हैं और इनकी जो मेंटल कैविटी है उसे न्यूमोस्टोम कहा जाता है क्योंकि वो लंग का काम देती है। जो मेरीन स्नेल्स हैं उनमें वो गिल का काम देती थी। तो इन कंक्लूजन गैस्ट्रोपोड सबसे लार्जेस्ट क्लास है, इसमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और ये प्रेडेटर्स भी हैं, ये हेर्बीवोर्स भी हैं। इनके अंदर टॉर्शन का फिनोमेना होता है जो 180 डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ इंटरनल मैस, विसरल ऑर्गन्स, मेंटल एंड मेंटल कैविटी है। इनमें काफ़ी सारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं। ये डायोइशियस भी होते हैं, ये मोनोइशियस भी होते हैं। इनके अंदर वेलिजर लार्वा भी मौजूद होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद